नमस्ते, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। और कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। सबसे अपील यही है हमारी कि मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही एक हथियार है। इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। और इसी के साथ साथ आपको जानकारी दे दें, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हलचल बढ़ी हुई है उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब से थोड़ी देर पहले प्रकाश जावड़ेकर ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 45 साल से ज्यादा की उम्र में अब जो लोग हैं उनको 1 अप्रैल से वैक्सीन लगेगी। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि उससे कम उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन का क्या प्रबंध किया गया है, तो उन्होंने कहा चरणबद्ध तरीके से ही दरअसल ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इसीलिए अब ये तय किया गया है कि 45 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको टीका लगेगा। 1 अप्रैल से ये वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि ये वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसको और तेजी लाने के लिए सरकार जो है वो कदम उठाती हुई नजर आ रही है। तो देश में कोरोना वैक्सीनेशन पर ये बड़ी खबर, 1 अप्रैल से 45 साल की उम्र से ऊपर के सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने इसका ऐलान किया। इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अब तक 45 से 60 साल के बीच सिर्फ गंभीर बीमारियों वाले लोगों को ही कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन अब 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोग टीका लगवा सकेंगे। जावड़ेकर ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में इस वैक्सीन की कीमत 250 रुपए होगी। पहला फैसला ये कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। सो फ्रॉम 1st of April, anybody who is over 45 age will get vaccination even though he has no comorbidities. उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको मिलेगा, 45 से ऊपर। तो ये एक बड़ा बेस के तरफ हम जा रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी जानकारी दी कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को दूसरी डोज 4 हफ्ते की बजाय 6 से 8 हफ्ते बाद लगवानी होगी। कि जो वैक्सीन के दरमियान ये पहले बताया था कि पहले डोज के बाद 4 या 6 सप्ताह में ही वैक्सीन लेना चाहिए, दूसरा डोज। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड का डोज 4 से 8 सप्ताह के दरमियान लेना ठीक है, यानी 8 सप्ताह तक उसका अंतर बढ़ा सकते हैं, उसका लाभ ही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जावड़ेकर से पूछा गया कि क्या एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इस सवाल के जवाब में प्रकाश जावड़ेकर ने साफ किया कि अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। क्या केंद्र सरकार के स्तर से किसी भी तरह के कोई इंस्ट्रक्शन लॉकडाउन की तरफ, पूरे लॉकडाउन नहीं, पार्शियल लॉकडाउन की तरफ कोई इंस्ट्रक्शन? केंद्र सरकार जिन राज्यों में विशेष ज्यादा केसेस आ रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में है और उपाय पिछले साल सबने देखा है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा और ये नहीं बढ़ेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। नागपुर से तुषार कोहले हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। चंडीगढ़ से मनोज राठी हमारे साथ है। लखनऊ से अजीत सिंह हमारे साथ है। भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ है और अब से थोड़ी ही देर में अहमदाबाद से जनक दवे भी हमारे साथ होंगे। जल्दी से पहले अजीत का रुख कर लेते हैं। और अजीत, देखिए, जावड़ेकर आज जब सामने आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं अब उनका टीकाकरण किया जाना है। और इस सवाल का भी जवाब दिया कि और जो लोग हैं जो चाह रहे हैं वैक्सीनेशन कराना, उनके लिए क्या प्रबंध है। तो उन्होंने कहा चरणबद्ध तरीके से होगी। किस तरीके की प्लानिंग है सरकार की?
देखिए बिल्कुल अर्पिता, जो प्लानिंग है सरकार की अब तक ये था कि 60 के ऊपर के लोगों को फ्री दिया जाएगा और फिर 45 के ऊपर जो है अगर कोई बीमारी है तो दिया जाएगा। लेकिन आज सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि 45 के ऊपर सभी लोगों को कोविड वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। इस वक्त हम हजरतगंज इलाके में मौजूद हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, आज केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। अब तक ये था कि जो बीमार होंगे सिर्फ उन्हीं को लगेगी, क्या कहेंगे? ये तो बहुत बढ़िया बात है, गवर्नमेंट ने जो भी ऑर्डर किया ये बहुत ही अच्छी बात है। कोविड से अगर सेफ रहना है तो हम लोगों को भी थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा, हम लोगों को भी थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि इट्स वेल नोन टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड दैट एवरीथिंग इज नॉट इन माई हैंड। जिस तरह से कोरोना ने पूरे इकोनॉमी को चौपट किया है, कहीं न कहीं इससे रिलेटेड हम लोगों को भी इस पे थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमी तो इम्प्रूव करनी ही करनी है, साथ में खुद को भी जिंदा रखना है। क्या कहेंगे, अब 45 के ऊपर सभी लोगों को कोविड वैक्सीन 1 अप्रैल से लगेगी, सरकार ने आदेश कर दिया। हमारे हिसाब से बहुत अच्छा निर्णय है, ऐसा होना चाहिए। अब तक सिर्फ बीमार लोगों को था, 60 के ऊपर था, सबको लग जाएगा। इट्स अ प्रिकॉशन बेसिस, बहुत अच्छी चीज है हमारे हिसाब से। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, बिल्कुल लगना चाहिए। हमें तो लगता है सबको अलाउड कर देना चाहिए, 18 के ऊपर सबको लगवा देना चाहिए। 45 तो बड़ी दूर की बात है, 18 के ऊपर लगवाना चाहिए। तो देखिए लोग अर्पिता अभी कह रहे हैं कि जो 18 से के ऊपर है उनको, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ यूथ यहाँ खड़े हैं, वो हैं जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं। भाई साहब, आज केंद्र सरकार ने कह दिया कि अब 45 के ऊपर सभी को कोविड वैक्सीन लगेगी। भाई, वैक्सीन लगने जा रही है सबको 45 के ऊपर। हाँ, तो निर्णय सरकार ने लिया है। हाँ, तो लगवा लेंगे सर। लगवा लेंगे? हाँ। लगनी चाहिए सबको? हाँ, लगनी चाहिए जी, लगनी चाहिए। लगनी चाहिए, बिल्कुल। अभी तक ये था कि 45 सर, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, प्लीज। बिल्कुल लगनी चाहिए। हाँ। तो देखिए जितने लोग हैं वो सब ये कह रहे हैं कि लगनी चाहिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 18 के ऊपर सबको लग जाए क्योंकि ये ऐसी बीमारी है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभी हमको सतर्क रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि सरकार इस पे काम कर रही, तो हमको भी काम करना चाहिए। तो जो लोग हैं वो इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक बीमार लोगों को लग रही थी, 60 के ऊपर को फ्री लग रही थी, अब 45 के ऊपर सभी को लग रही है अर्पिता। तो इस फैसले का भी लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हमको सावधान और सतर्क रहना होगा। अभी ये बीमारी गई नहीं है। ठीक है, अजीत रहिए जरा साथ। देखिए, देश में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से हो रहा है। पिछले अगर 24 घंटों में देखें तो देश भर में रिकॉर्ड 32,53,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इससे पहले एक दिन में 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड था। लेकिन कोरोना मामले बढ़ने के बाद अब सरकार ने लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन लगाने का काम और तेज कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने केंद्र के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इसका काफी दिन से इंतजार था। तो 1 अप्रैल से सभी को कोरोना वैक्सीन अब उपलब्ध होगी और वो लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। मध्य प्रदेश के लिहाज से आप देख रहे हो कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 5.2 से ऊपर बना हुआ है। ऐसे में आपको लगता है कि ये जो सबको लगने से थोड़ा राहत मिलेगी? राहत मिलेगी और उसके कारण से लोगों के मन के अंदर ये था कि हम भी वैक्सीन लगवाएं। जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के थे लेकिन कोई बीमारी उनको नहीं है, तो उनके मन में भी था। आदमी हर प्रकार से अपनी सिक्योरिटी लोग चाहते भी हैं, तो इसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने निर्णय किया है। इसके लिए हम लोग बहुत इस बात के लिए धन्यवाद भी देते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रविवार को टोटल लॉकडाउन किया है। आज मास्क वितरण, गोले लगाने का अभियान, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ऐसे कई प्रकार के अभियान आज पूरे मध्य प्रदेश में जनता ने जिस प्रकार से इनको जो आह्वान है उसको स्वीकारोक्ति दी है, उससे लगता है कि जनता अवेयर है और मुझे लगता है कि हम इससे निजात पा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद कोरोना वैक्सीन का 45 साल से ऊपर के हर शख्स के लिए खुलना वाकई लोगों के लिए कोरोना से इस लड़ाई में एक अहम खबर है। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। तुषार का भी रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त नागपुर में मौजूद है। तुषार, वहां पर किस तरीके से लोग इसको देख रहे हैं? जो सरकार ने अब कहा है कि 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन होगा, वो भी 1 अप्रैल से। अर्पिता, अगर देखा जाए तो देश में वो चुनिंदा शहर है जहाँ बहुत हालत खराब है, उसमें नागपुर भी एक है। इस फैसले के बाद नागपुर के लोगों को क्या लगता है, हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को आप? सर, ये जो है ना 45 ईयर्स के लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं, ये बहुत ही सही एक उम्दा कार्यक्रम सरकार ने, नरेंद्र सरकार ने हाथ में लिया है। जितना इनका स्वागत किया जाए उतना कम है। सरकार हमारे नागपुर में देखा जाए तो बहुत सारे उद्योग धंधे जो है यानी व्यवसाय वो पूरे तरह से ठप पड़े हुए हैं। ये वैक्सीन की वजह से लोग जो है तो ये भयावह परिस्थिति से पीछे जाके पूर्व पद पर आने में कुछ सहायता मिलेगी उनको। आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को?
ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें गरीब जनते का सबसे ज़्यादा मरना हो रहा है, क्योंकि पूरे लॉकडाउन फिर से कर दिया है। और ये जो है अच्छा, कुछ बुजुर्ग भी है। सरकार ने फैसला लिया है कि 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन किया जाएगा। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगितले, परंतु दहशतवाद विरोधी पथकाच्या तपास अधिकाऱ्यांनी सचिन वाझेचा जवाब खोटा असल्याचे पुरावे प्राप्त केले असून त्याच्या गुन्ह्यामध्ये नक्की काय सहभाग आहे याबाबतची पुढील चौकशी चालू आहे। अशी परिस्थितीमध्ये दहशतवाद विरोधी पथकाने प्रथम चौकशीत प्राप्त झालेल्या माहितीचे तांत्रिक विश्लेषण करून गुन्ह्यात वापरण्यात आलेले सिम कार्डचा शोध लावला। सदरचे सिम कार्ड हे मुंबईमध्ये पत्त्याचे क्लब व बेटिंग घेणाऱ्या इस्माने सचिन वाझे याचे सांगण्यावरून त्याच सिम कार्ड त्याचेकडे बुकी म्हणून काम करणारे नोकराने गुजरात येथील त्याच्या ओळखीचे इस्माकडून प्राप्त करून घेतली। सदरची सिम कार्ड ही गुजरातच्या एक कंपनीचे नावे खरेदी केल्याचे निष्पन्न होते। प्राथमिक चौकशीत सदरची सिम कार्ड ही बुकी नरेश रमणिकलाल गौर याने सचिन वाझे याचे सांगण्यावरून आरोपी विनायक शिंदे यांच्याकडे दिल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याने नरेश रमणिकलाल गौर व विनायक शिंदे यास दिनांक 21/3 रोजी 9 वाजता अटक करण्यात आलेली आहे। विनायक शिंदे हा मुंबई पोलीस दलातील 2007 मध्ये वर्सोवा येथे झालेल्या लखन भैया बनावट चकमक प्रकरणातील आजीवन कारावासाची शिक्षा झालेला आरोपी आहे। तो सध्या विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं एटीएस दफ्तर से। हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर एटीएस की तरफ से वाजे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। विवेक, क्या कहा जा रहा है? अभी तो देखिए करेक्ट मनसुख मर्डर केस में पहली बार कोई जांच एजेंसी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। एटीएस के पास ये पूरी जांच थी कि किस तरीके से पूरे मर्डर केस को सॉल्व करने की एटीएस दावा कर रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे मामले में सचिन वाझे का रोल सामने आया है और एटीएस ने इस पूरे मामले में 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल है जो पैरोल पे छूटा हुआ था और ये पुलिस कांस्टेबल लखन भैया एनकाउंटर केस में भी इसके इन्वॉल्वमेंट थी और पैरोल पे छूटने के बाद ये सचिन वाझे के लिए काम कर रहा था। दूसरी बात एटीएस ने कही है कि इस पूरे मामले में एक बुकी को भी अरेस्ट किया गया है और ये बुकी और जो एक पैरोल पे बाहर निकले हुए पुलिस कांस्टेबल दोनों सचिन वाझे के लिए काम कर रहे थे, ये एटीएस का दावा है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में एटीएस की टीम ने अहमदाबाद से एक शख्स को डिटेन किया, हिरासत में लिया है। उसके पास से तकरीबन 15 सिम कार्ड वहां से मिले हैं और एटीएस को शक है कि ये जो सिम कार्ड है वो मनसुख हिरेन के मर्डर केस में इनका इस्तेमाल किया गया है। और इससे पहले एटीएस ने कुछ लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त किया है। आज एटीएस ने एक वॉल्वो कार जब्त की है और बताया जा रहा है कि ये वॉल्वो कार है जो है वो सचिन वाझे के दोस्त की है और दमन जो महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है, दमन इलाके से इस कार को जब्त किया गया है। इस कार से कुछ बैग भी मिले हैं, बैग में कुछ सामान, मोबाइल चार्जर और कुछ मोबाइल फोन मिलने की जानकारी है, जिसकी जांच की जा रही है। अर्पिता, मिळालेल्या माहिती अनुसार दामन दीव येथे तपास कमी झालेले रवाना झालेले पथक गुन्ह्याच्या वापरल्या संशय असलेल्या वॉल्वो कार व संशयित इसमासह मुंबईत आज दिनांक 23/3/21 रोजी परत आलेले आहेत। सदरची कार गुन्ह्यात वापरली अगर कसे याबाबत सदर कारची FSL कलिना मुंबई याच्याकडून तपासणी करण्याचे काम चालू आहे। सामान मिले हैं उन्हें फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। मुंबई के कलिना फॉरेंसिक लैब में जो भी सामान एटीएस ने जब्त किए हैं वॉल्वो कार से जो सामान मिले हैं और जो पैरोल पे छूटे पुलिस कांस्टेबल और जो बुकी के घर से जो भी मोबाइल फोन, सिम कार्ड और पेन ड्राइव जो मिले हैं उन सभी को मुंबई की कलिना में भेजा जाएगा फॉरेंसिक जांच के लिए। आणि मार्गावरील सीसीटीव्हीचे फुटेज घेण्यात आलेले आहे। त्याचप्रमाणे इस पूरे मामले में ठाणे और मुंबई के कई सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद ही जो जो संदिग्ध कार हमें मिली है उस कार की जानकारी और डिटेल्स हम ले रहे हैं। तपास पथकाने तपासामधील आजपर्यंत झालेल्या तपासा संदर्भात अनेक साक्षीदारांचे जबाब नोंद केलेले आहेत।
काही महत्त्वाचे साक्षीदार कोर्टासमोर कलम पूरे मामले में कुछ कई लोगों के हमने बयान दर्ज किए हैं, कुछ जो अहम चश्मदीद हैं उन सबके भी बयान दर्ज किए हैं और इस पूरे मामले में जो चश्मदीद के गवाह हैं वो काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। दिनांक 25/3/21 पर्यंत पोलीस कोठडीत आहे। त्यामुळे सदर गुन्ह्याबाबत कसून चौकशी करणे आवश्यक असल्याने त्यांच्या विरुद्ध ट्रान्सफर वॉरंट प्राप्त केले असून NIA कोर्टमध्ये आरोपीचा ताबा घेण्याकरता आम्ही 25 तारीखला तिकडे अपील करू। सदर पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है और ATS इस पूरे मामले में अब NIA के पास जो एक्यूज है सचिन विजय उनकी भी कस्टडी लेने की कोशिश करेगी। 25 तारीख को जुडिशियल कस्टडी सचिन विजय खत्म हो रही है। उस पूरे मामले में हम NIA से मांग करेंगे NIA कोर्ट से कि सचिन विजय की कस्टडी हमें मिले। दहशतवाद विरोधी पथकची विभिन्न पथके रात्रोदिवस अथक परिश्रम करीत आहेत व गुन्ह्याच्या मुख्य सूत्रधार शोधून त्याच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो बकायदा देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर ये बातें रखी गई। विवेक जरा विस्तार से बताइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं जो रखी गई हैं? अभी तो देखिए इस पूरे मामले में ATS ने साफ तौर पर कह दिया है कि मनसुख हिरेन जो मर्डर केस ATS इन्वेस्टिगेट कर रही थी उस पूरे मामले में 2 लोग को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, एक को हिरासत में लिया गया है और जो 2 आरोपी हैं उनमें से एक पुलिस कांस्टेबल है थाने का जो पैरोल पे छूटा हुआ था और ये जो पुलिस कांस्टेबल है वो लखन बे एनकाउंटर में भी शामिल था जिसके बाद उसे सजा दी गई थी। सजा देने के बाद वो जेल से पैरोल पे छूटा था 1 साल पहले ही। उसके बाद जो दूसरा आरोपी है वो एक सट्टेबाज है, बुकी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है और ATS का साफ तौर पर कहना है कि ये जो 2 लोग हैं वो सचिन विजय के कहने पे ही सब काम कर रहे थे और ATS ने इस पूरे मामले में कुछ लग्जरी गाड़ी को भी जब्त किया है। अब ATS इस पूरे जो भी उन्हें जो आरोपी घर से जो भी मिला है पेन ड्राइव, लैपटॉप, फोन और सिम कार्ड जो कुछ भी मिले हैं अब उनसे ATS जो है वहां पर उसको सभी सामान को कलीना कैपिटल फॉरेंसिक लैब भेजेगी और वहां पर उसकी जांच की जाएगी। साथ ही साथ ATS अब ये भी कह रही है कि उनकी कोशिश रहेगी जो NIA के पास जो एक्यूज हैं उनकी कस्टडी खत्म होने के बाद ATS कोर्ट से मांग करेगी कि जो NIA के पास जो आरोपी गिरफ्तार किए थे उनको भी हिरासत में लेके पूछताछ करेगी। तो कहीं ना कहीं जो मनसुख हिरेन का मर्डर केस है उसे सुलझाने का दावा ATS ने किया है और ATS का साफ तौर पर कहना है कि वो सचिन विजय की कस्टडी लेने की पूरी कोशिश करेगी ताकि उनका रोल सचिन विजय का क्या रोल था इस पूरे मर्डर केस में वो खुलकर सामने आ सके। यानी विवेक कस्टडी अब चाहेगी ATS भी क्योंकि और पूछताछ आगे बढ़े। अभी तक टोटल जो 2 गिरफ्तारियां आप बता रहे हैं उनके अलावा भी कोई गिरफ्तारी हुई है? देखिए इस पूरे मामले में महाराष्ट्र ATS ने अहमदाबाद में पिछले हफ्ते छापेमारी की थी और अहमदाबाद के एक शख्स के यहाँ से तकरीबन 15 सिम कार्ड वहां से मिले थे और ATS को शक है कि ये जो सिम कार्ड हैं वो मनसुख हिरेन के हत्या में इस्तेमाल किए होंगे कम्युनिकेशन के लिए। हालांकि उस जो शख्स है उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है लेकिन उसे आधिकारिक गिरफ्तारी भी नहीं दिखाई गया है और हो सकता है कि ATS के साफ तौर पर जो ATS के चीफ हैं जयजीत सिंह उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में उनकी तफ्तीश जारी रहेगी और भी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो सकती हैं। और विवेक ये भी कहा जा रहा है जो गवाह हैं उन पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, किस तरीके की बात रखी गई आज? देखिए इस पूरे मामले में जो महाराष्ट्र ATS के ADG हैं जयजीत सिंह उन्होंने कहा है कि गवाह को लेकर वो काफी ज्यादा कॉन्शियस है क्योंकि इस बीच क्या तस्वीर देख रहे हैं परिवर्तन की? आपके कैमरामैन को कहिए भीड़ दिखाएं, कैमरामैन को कहिए भीड़ पर जरा फोकस करें। ये हजारों की भीड़ बता रही है कि 2 मई को यहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है और 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आरोप ये लग रहे हैं कि बीजेपी तो बाहरी पार्टी है। इतने सारे लोग बाहरी हो सकते हैं? ये बंगाल की जनता को समझ नहीं रही है दीदी। बंगाल की जनता उनको बदलने के लिए मन बनाकर बैठी है, मतदान के दिन की राह देख। TMC बार ये आरोप लगा रही है कि TMC के ही लोगों को टिकट दे दिया गया, इससे नाराजगी की कोई खबर मिली आपको? हमारा कैडर बेस्ड पार्टी है, थोड़ा बहुत नाराजगी होगा भी तो हम मैनेज कर लेंगे और हमारा कैडर एक मुश्त होकर आज
भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगा है। ये रोड शो आप देखिए, ऊपर भी लोग खड़े हैं, नीचे भी लोग खड़े हैं, रोड पर भी लोग खड़े हैं। सारा ये जो भीड़ है वो परिवर्तन के लिए। अब भी मानते हैं 200 के पार ही जाएगा? मेरा सवाल ये है कि क्या अभी आप यही मानते हैं कि 200 के पार ही आंकड़ा जाएगा? बिल्कुल 200 के पार जाएंगे, 200 से ज्यादा सीट। ममता बनर्जी जगह जगह पर ये कह रही है कि बीजेपी के लोगों ने तो मुझे चोट लगवा दी, मेरे पैर को तोड़ दिया। चलिए, मेरी भगवान से प्रार्थना है वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। सौरभ ज्योति, हमारे बांग्ला के जो रिपोर्टर हैं, आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं? বাংলার এই মুহূর্তে নির্বাচনের হটস্পট মেদিনীপুর এবং সেই মেদিনীপুরে কার্যত আজকের যে রোড শো তাতে অমিত শাহ এসেছেন। অমিতজি এক চিজ, অমিতজি অমিতজি अमित जी हॉटस्पॉट है मिदनापुर में आप हैं। उधर ममता बनर्जी ये बात बोल रही है कि एक दुर्गा को, इधर बंगाल में दुर्गा को, लड़की को दुर्गति नाशिनी का रूप दिया जाता है। एक दुर्गा को हटाने के लिए यूपी से बूथ में लोग अब आएंगे, ये बात आप बोल रहे हैं कटाक्ष में। मुझे मालूम नहीं ऐसा कहा है, मगर वो स्वयं को दुर्गा मानती है तो मेरी शुभकामना है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मिदनापुर। साइन ऑफ करो। राष्ट्र नहीं है, वो वसूली है। परसों अपने पटना के प्रेस में मैंने कहा था कि ये महा लूट अगाड़ी है। अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया कि महा वसूली अगाड़ी भी है। वसूली, वो एक कहावत है ना, डेमोक्रेसी इज फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, है ना, तो एंड ऑफ द पीपुल। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज ऑफ वसूली, फॉर वसूली, बाय वसूली। ये इसका टेक्स्ट बुक केस वहां पर आ रहा है। अब देखिए ये बातें कैसे निकलती हैं। पहले क्या बात आई कि एक पुलिस ऑफिसर शक के घेरे में आया जिसका नाम है संजीव वाजे ना, सचिन वाजे, क्षमा करिए, आई स्टैंड करेक्टेड। दूसरी कहानी आई कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक पुलिस कमिश्नर, पूर्व पुलिस कमिश्नर ने लिखा कि होम मिनिस्टर साहब ने टारगेट फिक्स किया है मुंबई से 100 करोड़ रुपया पर महीने का। तो परसों हमने एक विषय उठाया था कि अगर महाराष्ट्र में मुंबई से सिर्फ एक मंत्री का टारगेट है वसूली का कोटा 100 करोड़, तो पूरे महाराष्ट्र का कितना है? और अगर एक मंत्री का कोटा है 100 करोड़ तो बाकी मंत्रियों का कुल मिलाकर कितना है? और यह भी सवाल उठाया गया था कि गृह मंत्री जी ये सिर्फ अपने लिए वसूली कर रहे थे, अपनी पार्टी के लिए या सरकार के लिए? इन तीनों का अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। आज सुबह माननीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ डॉक्यूमेंट के साथ बातें कही हैं जो आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भी वसूली चल रही थी, और वो छोटे मोटे ऑफिसर्स की भी नहीं, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स की भी। और जो कमिश्नर सीआईडी थी एक रश्मि शुक्ला, उन्होंने पूरे मामले की तहकीकात की। उसमें बड़े रसूखदार लोग थे जिनके संबंध सत्ताधारी पार्टी के इर्द गिर्द थे, और कुछ ब्रोकर्स थे। उनके पूरे डिजिटल कॉन्वर्सेशन भी लॉफुल तरीके से प्राप्त किए गए थे। और डीजीपी ने, सुबोध जायसवाल जी ने उसको भेजा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास, कृपया कर करके आप इसे मुख्यमंत्री के पास पहुंचाइए। यह कहानी 2020 की है। इतने बड़े महाराष्ट्र, ऐसे बड़े प्रदेश में
आईपीएस और बड़े पुलिस पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में सीधा वसूली हो रही है। एक्सटॉर्शन इज बीइंग डन। हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय एक ऑनेस्ट बहादुर महिला पदाधिकारी, रश्मि शुक्ला नाम है शायद, उसको सिविल डिफेंस का डीजीपी बना दिया गया, क्योंकि अपनी सीनियरिटी में वो उस स्तर पर पहुंच गई थी। और जो बताया देवेंद्र जी ने 10 फीट बटा 10 फीट का उसका एक क्यूबिकल था, और ये दोनों ने महाराष्ट्र छोड़ दिया। आज ये बताना जरूरी है कि ये दोनों डीजीपी और जो एक तो डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस थे सुबोध जायसवाल, आई अंडरस्टैंड ही इज नाउ इन सीआईएसएफ डीजीपी, और रश्मि शुक्ला इतना डिमोरलाइज्ड हुई कि वो सेंट्रल डेपुटेशन पे आई, शायद वो भी कहीं पर मुझे बताया गया है कि सीआरपीएफ या कहीं पर वो एडिशनल डीजीपी है। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? मतलब आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महाराष्ट्र ऐसे बड़े सेंसिटिव स्टेट, मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां पर डीजीपी अपने एक इमीडिएट नंबर 2 जो कि पूरे सीआईडी की हेड है, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भेज रहे हैं सीएम को, बताइए, और कार्रवाई करवाइए। कार्रवाई तो दूर, दोनों इन ईमानदार अफसर्स को पनिश किया गया। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। अब थोड़ा मैं अपने इस पूरे विषय को एक ट्रायंगल के रूप में आप में प्रस्तुत करता हूं। सचिन वाजे सस्पेंडेड था लगभग 15-16 वर्ष तक, शिवसेना का मेंबर बनता है, उसको कोरोना काल में रीइंस्टेट करते हैं। क्या कहते हैं? बहुत से पुलिस वाले बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए उनकी जरूरत है। रीइंस्टेट किया तो सिर्फ एक इनको किया और 4 कांस्टेबल को किया। ये रीइंस्टेट होने के साथ एंटिया का घटना सामने आती है, जो जिलेटिन बार मिली है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है। उस पर भी एक विषय मुझे कहना है, अभी मैं आऊंगा। और उसके बाद उन्हें 100 करोड़ वसूली का टारगेट दिया जाता है, क्योंकि जो इनका अतीत रहा है उसके बारे में बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो ये डिलीवर कर सकते हैं। उनको दिया गया, जो पुलिस कमिश्नर ने बताया। अब मैं जो टारगेट की बात की जा रही है, इसके पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, और ये बात बहुत गंभीर है। आपको मालूम है वो जो कि जो हमारे स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी उसमें जिलेटिन मिला था, ठीक है, याद करिए आप। ये एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, और नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में ये एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है कि कहीं पर अगर कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस मिलता है तो उसकी जांच एनआईए करेगी। एनआईए उसकी जांच कर रही है, ठीक है। और एनआईए के सेक्शन 8 में एक बात का और प्रावधान है कि अगर कोई कनेक्टेड ऑफेंस होता है तो उसकी भी जांच एनआईए ही करेगी। ये जो उस गाड़ी का मालिक है, इसका नाम मनसुख हिरेन। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एंटी टेररिज्म स्क्वाड महाराष्ट्र की, वो उसके बारे में थी। उसमें भी सचिन वाजे का नाम आया है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, एनआईए ने रिक्वेस्ट किया है अंडर प्रॉपर ऑथराइजेशन कि इस मनसुख हिरेन के मृत्यु या हत्या की जांच हमें दे दी जाए।
कि उसके तार जुड़े होंगे। वो अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने एनआईए को नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? अगर एनआईए पूरे उस जिलेटिन, उस गाड़ी के पूरे मामले की जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है जांच कर रही है, तो उस जांच में अगर उस गाड़ी के मालिक की संदेहास्पद मृत्यु होती है तो वो जिम्मेवारी एनआईए को क्यों नहीं दी जा रही है? क्या इस बात से हम ये निष्कर्ष निकालें कि जो इसके सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी है उसकी ईमानदार जांच को रोका जा रहा है? हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। सचिन वाजे ने उनको मरवाया, मुंबई की एटीएस बहुत तेजी से उस पर अपनी गाड़ी भगा रही है ताकि जांच को वाजे पर ही रोक दिया जाए। इस पूरे मामले की व्यापक जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? ये बहुत गंभीर सवाल है। आप ही लोगों ने मीडिया में चलाया था कि कुछ जिलेटिन के तार किसी दूसरे प्रदेश के जेल से भी लिंकेज है ना, याद करिए अपने रिपोर्टिंग को आप लोग। तो ये क्यों नहीं होना चाहिए? मैं फिर कहूंगा, अगर भारत की एनआईए एक उद्योगपति के घर के सामने जो मिली है गाड़ी जहां से जिलेटिन रिकवर हुआ, उसके पूरे मामले की जांच कर रही है, तो अगर उस गाड़ी का तथाकथित मालिक से संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत पाया जाता है तो उसकी जांच को क्यों रोका जा रहा है? ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग। देखिए, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, कोई पदाधिकारी हो पुलिस का, चाहे वो डीजीपी पूर्व के हो या क्राइम की हेड हो, हम सिर्फ तथ्यों को पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। The BJP would like to clarify clearly and categorically that we don't wish to take the side with anyone. We are only bringing the fact into the public domain, including all the suspicious circumstances, which raises very sensitive questions, जो कि बहुत ही संदेहास्पद सवाल पैदा करते हैं। अब इससे एक और सवाल निकलता है, महाराष्ट्र सरकार को कौन चला रहा है? Who is running the show of Maharashtra? क्या is it the most confused government in the history of Maharashtra? जिसके नेता तो कुर्सी पर हैं, अथॉरिटी नहीं है। अगर सेना के लोगों से पूछो क्या है मामला, हमसे नहीं, बात करो एनसीपी से, उनके आदमी, उनके नेता है। एनसीपी से पूछो तो वो कहते हैं हमसे नहीं, मुख्यमंत्री को फैसला करना है। और कांग्रेस से पूछो, कहा ये दोनों बड़े पार्टनर हमारे हैं, दोनों मिलकर जल्दी फैसला करें। तो ये कौन सी अगाड़ी है? ये जो अगाड़ी तिगाड़ी पर खड़ी है, इसका डायरेक्शन क्या है? What is the political direction of this Agadi, Vasuli Agadi, standing upon three pillars, Tigadi of NCP, of Shiv Sena and Congress? ये कौन सा नाटक हो रहा है? महाराष्ट्र ऐसे प्रगतिशील बड़े प्रदेश को ये कौन सी पीड़ा में धकेल दिया गया? अब कुछ सवाल आदरणीय शरद पवार जी के बारे में आज कहना है। देश के बड़े नेता हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत सरकार के रक्षा मंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, और देश में उनका एक सियासी रसूख है कि श्योरली एंजॉय द पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी। अब कल उनसे क्या बुलवा दिया गया भाई? शरद पवार जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि देशमुख जी गृह मंत्री को इतना डिफेंड कर रहे हैं, वो भी गलत तरीके से? पहले कहा गया क्वारंटाइन में है, तो मालूम हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब आप लोग इतने अनुभवी पत्रकार हैं, आप सबों ने कोरोना को देखा भी और झेला भी है। आप जरा हमें एक चीज बता दीजिए,
अगर कोई व्यक्ति कोरोना से ग्रसित है जो अपने घर जा रहा है आइसोलेशन में, तो उसकी प्रेस में आप जाएंगे क्या? उसकी बाइट लेंगे क्या आप? ये क्या कहा जा रहा है भाई? और वो भी ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने कोई कोरोना किट भी नहीं पहना हुआ था, याद है ना? हम तो आज हवाई जहाज में चलते हैं तो एयर होस्टेस कहती है, सर हेड गियर पहनिए, डबल मास्क लगाइए। कुछ लोग किट पहनाती है और एयरपोर्ट उतरिए तो वहां डब्बे में डाल दीजिए। और यहां स्वनाम धन्य गृह मंत्री अनिल देशमुख जी नागपुर के अस्पताल में भर्ती हैं, कोरोना से पीड़ित हैं, होम आइसोलेशन में जा रहे हैं और प्रेस कर रहे हैं, और पत्रकार खड़े हैं उनके सामने में। कमाल है भाई, किसे मूर्ख बनाया जा रहा है? इस सवाल का जवाब तो शरद पवार को देना पड़ेगा। अब बाकी तो देवेंद्र जी बोल चुके हैं, तो मैं क्या बताऊं कि मुंबई की पुलिस, सब लोग जेड प्लस के हैं, जितने 5-7 लोग, उनके पूरा मूवमेंट वो रिकॉर्ड करते हैं। खैर हम लोग जेड प्लस में नहीं हूं मैं तो ऐसे भी, लेकिन हमारे लिए भी सीआरपीएफ की सुरक्षा है, हमारे सारे मूवमेंट को वो ट्रैक करते हैं। मैं कहां जा रहा हूं? तो आप सह्याद्री गेस्ट हाउस जा रहे हैं, अब बाकी जा रहे हैं, और आप जो हैं, ये तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, ये बड़ा रोचक मामला है। आई होप आई हैव गॉट द कॉपी। ये देखिए, प्राइवेट प्लेन से नागपुर से उड़ रहे हैं। हाँ, सीधा कर दें, लीजिए साहब। इसमें पायलट का लीजिए, पायलट का नाम क्या पढ़ूं? पैसेंजर नंबर 1 ऑनरेबल श्री अनिल देशमुख है। ये नागपुर हवाई अड्डे का पूरा। तो शरद पवार जी क्या बोल रहे हैं आप? मुंबई पुलिस का मैंने पूरा उनके मूवमेंट दिखा दिया, आज दिखा दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। ये पूरा उनका प्लेन मूवमेंट है। आप हमें ये बताइए, अगर वो बीमार हैं तो क्या ऑर्डनरी प्लेन से उड़ सकते हैं? मैं बहुत गंभीर सवाल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। कोरोना का प्रोटोकॉल क्लियर है ना? अगर आप पॉजिटिव हैं, आपको क्वारंटाइन चाहिए, तो आप एयर एम्बुलेंस से उड़ सकते हैं डॉक्टर्स। क्योंकि आप देखिए 8 पैसेंजर हैं इसमें, 8, 2 पायलट, तो आप सबको खतरे में डाल रहे हैं ना। आजकल तो यह हाल है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो बड़े प्लेन में भी आपको अलाउ नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि आप दूसरे के लिए संक्रमण का माध्यम न बन जाए। हाउ कुड a distinguished honorable home minister of a big state of Maharashtra, Mr. Anil Deshmukh, was permitted to fly in a charter plane from Nagpur to Mumbai in the company of 6 passengers and 2 pilots, a small plane. तो मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वारंटाइन एक बहाना है, लेकिन ये सारी चीजें बड़े सवाल खड़े करती हैं। तो शरद पवार जी, आप ये सब क्यों बोल गए भाई? आपकी जो क्रेडिबिलिटी है ना, आप बड़े नेता हैं, हम लोग भी आपकी इज्जत करते हैं। तो फिर कहूंगा, शरद पवार जी कृपया करके देश को आप ये ज्ञान दें कि ऐसा क्या दबाव था कि आपको गलत तथ्यों के आधार पर अपने गृह राज्य मंत्री को डिफेंड करना पड़ा, गृह मंत्री को डिफेंड करना पड़ा महाराष्ट्र सरकार के। अब शरद पवार जी की प्रतिष्ठा को कैसे रेस्टोर किया जाए, ये हमको भी चिंता है, क्योंकि देश के बड़े नेता हैं वो। तो ऐसा हमें लगता है कि शरद पवार जी की जो 2 दिनों में राजनीतिक साख पर जो बहुत बड़ा धब्बा लगा है, उसका एकमात्र रास्ता है, शरद पवार जी आप कृपया करके अनिल देशमुख जी का इस्तीफा कराएं। I would very respectfully urge Shri Sharad Pawar ji, who is a very senior public figure of the country, having adorned the office of Chief Minister of Maharashtra 4 times, the Defence Minister of India, the leader of opposition in the Lok Sabha, Minister for more than 10 years in the UPA government, 10 years in UPA government.
A serious dent has been caused to his political credibility by the patent falsehood which he was made to speak about the illness and non-availability of Mr. Anil Deshmukh. In a democracy of the size of India, surely we would like his credibility to be restored. And I believe the only way it can be restored is that Mr. Sharad Pawar ji kindly use your authority to make Mr. Anil Deshmukh resign. That's the only way your credibility would be restored. मित्रों, मुझे एक अंतिम बात आपसे कहनी है. वो है कि हम कुछ भी कहते हैं तो महाअघाड़ी को गिराने की साजिश है ना? महाअघाड़ी को बदनाम करने की साजिश है. याद होगा कि साधु पालाधार में उनको मारा गया था. याद होगा आपको, पुणे के नजदीक बुरी तरह से मारा गया था. देश में बहुत चिंता हुई थी. उस पर डिमांड किया इंक्वायरी होनी चाहिए. अघाड़ी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश है. पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. आपको याद होगा. आपको याद होगा कि एक नेवी का एक ऑफिसर को बुरी तरह से मारा गया था. एक्स नेवी ऑफिसर शिवसेना के गुण शर्मा जी को. वो विषय राष्ट्र में उठा. हमारी महाअघाड़ी सरकार को बदनाम करने की कोशिश है. सुशांत सिंह राजपूत के दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या को लेकर देश में एक जबरदस्त गुस्सा था. उसका मामला चल रहा था तो महाअघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश है. आपको याद होगा कि दो मंत्रियों को लेकर काफी विषय आया था. एक धनंजय मुंडे हैं और दूसरा कौन है? संजय राठौड़. वो विषय क्या था मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं. वो विषय उठाया गया, हमारी महाअघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश है. अब जब भ्रष्टाचार का विषय उठाया जा रहा है तो फिर वही तर्क दिया जा रहा है. भाई, आपकी महाअघाड़ी इतनी कमजोर है क्या? आप लूट करेंगे, आप वसूली करेंगे, आप 100 करोड़ का टारगेट रखेंगे. एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आज उनका एटीएस भी कह रहा है, उसको क्या कहा था उद्धव ठाकरे ने? डिफेंड किया था ना, याद करिए, 20 दिन पहले विधानसभा में. ये आरोप लगाने से कोई बात नहीं बनती है. ये मैंने पहली बार देखा है कि एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को डिफेंड मुख्यमंत्री कर रहे हैं. जिनको डीएसपी एडवाइस डिफेंड करता है, वो भी नहीं करता है. और उस असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को क्राइम का हेड बना दिया गया तो भी कुछ नहीं. ट्रांसफर पोस्टिंग में एक रैकेट है, वो भी कहो. बड़े अधिकारी कहते हैं तो हमारी अघाड़ी की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है. मैं फिर रिपीट करूंगा, मिस्टर उद्धव ठाकरे's government has lost the moral authority to govern. उद्धव ठाकरे की सरकार शासन का नैतिक अधिकार खो चुकी है. यह सिर्फ वसूली की महाअघाड़ी है, उत्तरदायित्व और शासन की नहीं है. That's all from my side, friends. Open to questions. तो रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे सीधे एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और ये कहा कि जो बातें, जो तथ्य उनकी तरफ से पेश किए जा रहे हैं वो निराधार हैं, क्योंकि कई सवाल अब उस तथ्यों पर खड़े हो रहे हैं, उन तारीखों पर खड़ी हो रही है और इसी को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से घेरा जा रहा है. ये तो उनका दृष्टिकोण है, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो जितना उनके दीवार बनकर खड़े होंगे उतनी ही उनकी दीवार कमजोर होती जाएगी, पूरी महाअघाड़ी की. और जिस प्रकार से उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं फिर कहूंगा कि देशमुख साहब ये 100 करोड़ का टारगेट अपने लिए कर रहे थे या अपनी पार्टी के लिए, अपनी सरकार के लिए. और सचिन वाजे के पेट में और कितने राज हैं. और यह बात इसी से स्पष्ट है कि एनआईए की जांच को रोका गया और एटीएस ने हड़बड़ी में उसको खाली एक्यूज बना के छोड़ा है. ये मैंने बताया.
हर खबर के